हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और ये वीडियो होने वाला है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स इस वीडियो से पढ़ाई कर सकते हैं। हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी। ठीक है, ये स्पेसिफिकली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए होने वाला है ज्योग्राफी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम शुरू करने जा रहे हैं जिस चैप्टर से, उस चैप्टर का नाम है द्वितीयक क्रियाएं। ठीक है, इस चैप्टर से हम शुरू करने जा रहे हैं। आप बोलेंगे कि सर इससे पहले के चैप्टर्स, तो इससे पहले के चैप्टर्स भी आपको मिल जाएंगे, आप उसके लिए टेंशन ना लें। पहली चीज़ तो ये है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, तो मैं आपको बता दूं कि द्वितीयक क्रियाएं ये वाला जो चैप्टर है ये शुरू कर रहे हैं। प्लस मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ थोड़ी लाइव क्लासेस भी शुरू की जाएं, लेकिन लाइव क्लासेस के लिए थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी टेक्निकलिटीज़ आ रही हैं। जैसे कि एक वाईफाई का स्पीड थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मैंने एक दो बार टेस्टिंग की है, वाईफाई वाले को बोला है। बहुत जल्द आप लोगों को लाइव भी मैं दिखाई दूंगा, एक दो दिन और हो सकता है लाइव में लग जाए। बट फिलहाल चूंकि पढ़ाई ना रुके, इसलिए मैंने बोला कि विद फेस एटलीस्ट वीडियो के फॉर्म में तो आपको लेक्चर्स पहुंचाया ही जा सकता है। तो हम शुरू करते हैं फटाफट से। द्वितीयक क्रियाएं ये वाला चैप्टर है हमारा। ठीक है, अच्छा, इस चैप्टर में बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि द्वितीयक क्रियाओं के ये जो चैप्टर है द्वितीयक क्रियाएं, इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। प्लूरल लगाना है तो सेकेंडरी एक्टिविटी ना करके आप एक्टिविटीज़ कर लीजिएगा, मतलब वाई की जगह पे IES लगा लीजिएगा। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ इस चैप्टर का नाम हो जाता है। पहली चीज़ तो ये हो गई। द्वितीयक क्रियाएं होती क्या हैं, तो थोड़ा डिटेल में आपको मैं समझाता हूँ कि द्वितीयक क्रियाएं क्या होती हैं। ठीक, चलिए इसके लिए मैं एक फ्रेश पेज ले लेता हूँ और आपको बताता हूँ द्वितीयक क्रियाएं क्या होती हैं। देखो, जब आप खेती का काम करते हो, ठीक है, जब आप कौन सा काम करते हो, खेती का काम करते हो, तो आप एग्रीकल्चर, खेती जानते हैं सभी। खेती से आपको क्या मिलता है? खेती करने से आपको मिल जाता है, खेती करने से आपको मिल जाता है चावल मिल जाता है। ठीक, खेती करने से आपको गेहूं मिल जाएगा, खेती करने से आपको सब्जियां मिल जाएंगी। ठीक, अच्छा, अगर आप खेती नहीं करते हो, खेती के अलावा अगर आप खनन का काम कर लेते हो, तो खनन करने से आपको क्या मिल जाएगा? खनन मतलब समझते हो आप? खनन का मतलब हम ज़मीन के अंदर खुदाई करेंगे और खुदाई करने के बाद हमें कुछ उसके अंदर से मिलेगा, तो खनन किया। खनन करने से आपको क्या मिल गया? आपको लोहा मिल गया। ठीक, ये लेकिन लोहा, ये कौन सा फॉर्म है लोहे का? ये इम्प्योर फॉर्म है। ये लोहे का वो रूप नहीं है। इम्प्योर का मतलब होता है अपवित्र, ठीक है ना। ये वो रूप नहीं है जिस रूप में आप लोहे का इस्तेमाल डायरेक्टली कर सकते हो। मतलब आपको लोहे को इस्तेमाल में लाने के लिए अभी इसका रूप बदलना पड़ेगा थोड़ा सा। इसमें सब क्योंकि ज़मीन के अंदर से निकाला है, गंदगी होगी, बहुत सारे हो सकता है, कुछ एक प्रकार के केमिकल्स भी मिले हुए हो सकते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा गंदगी होगी, कई बार थोड़ी गंदगी होगी, तो पहले तो उसे इस्तेमाल करने के रूप में लाना पड़ता है। ठीक, मोटा मोटी मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो भी उत्पाद आपको देखने को मिल रहा है, चावल है, गेहूं है, सब्जी है, लोहा है, ये जो भी उत्पाद आपको देखने को मिल रहा है, ये सारा का सारा उत्पाद प्राथमिक क्रिया का उत्पाद है। कौन सी क्रिया का? प्राथमिक क्रिया का। ठीक, अब प्राथमिक में इधर से आएगा या इधर से आएगा, मैं हिंदी मीडियम का टीचर नहीं रहा हूँ शुरू से, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं छोटी छोटी, आप मैनेज करेंगे, मुझे पता है। प्राथमिक क्रिया, तो प्राथमिक क्रिया का ये उत्पाद है, तो ये प्राथमिक क्रिया हो गया। ठीक, अब प्राथमिक क्रिया के उत्पाद की मदद से आपको जो भी चीज़ें मिलेंगी, ये सब चावल, गेहूं, ये सब कौन सी क्रिया का उत्पाद है? प्राथमिक क्रिया का उत्पाद है ये सारा।
ठीक। अब प्राथमिक क्रिया के उत्पाद से आपको जो भी चीज़ें मिलेंगी, आप उस चीज़ पे क्या करोगे? मेहनत करोगे, आप उस चीज़ पे काम करोगे, आप उस चीज़ में कुछ जोड़ोगे, कुछ जोड़ सकते हो आप, तो आप क्या बना लोगे? आप दूसरा सामान बना लोगे या नया सामान बना लोगे आप, या नई वस्तु बना लोगे आप। बात समझ में आ रही है आपको? जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर आप चावल पे थोड़ा काम कर लो, है ना, चावल की आप क्या कर लो? चावल की आप पिसाई कर लो, प्लस चावल में अगर आप मसाले मिला दो, तो ये क्या बन जाएगा? इससे आप कुरकुरे बना सकते हो। क्या बना सकते हो? कुरकुरे बना सकते हो। गेहूं पे अगर आप काम कर लो थोड़ा सा, पिसाई करके और फिर जो पेस्ट बना के काम किया जाता है, तो आप गेहूं से क्या बना लोगे? आप ब्रेड बना लोगे। सब्जी पे अगर आप थोड़ा सा काम कर लो, सब्जी पे अगर आप थोड़ा सा काम कर लो, तो आप कुछ भी नया बना सकते हो। जैसे भिंडी खेती से आएगी, लेकिन भिंडी की सब्जी, भिंडी की भुजिया, भरमा भिंडी, करेले खेती से आएंगे, लेकिन करेले, भरमा करेले, करेले की भुजिया, करेले की सब्जी, ये सारी चीज़ें खेती करने से नहीं मिलती हैं। इसके लिए आपको अलग से काम करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? लोहा है, लोहे पे अगर आप काम कर लोगे तो लोहे से आप क्या बना सकते हो? आप बर्तन बना सकते हो। लोहे की मदद से आप क्या बना सकते हो? लोहे की मदद से आप बर्तन बना सकते हो। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अब चूंकि लोहे की मदद से आप बर्तन वगैरह बना ले रहे हो, तो ये जो भी आपने बनाया, ये सब कहलाएंगे, ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब कहलाएंगे द्वितीयक क्रिया के उत्पाद। मतलब ये सारी चीजें द्वितीयक क्रिया के उत्पाद कहलाएंगे। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आपको जो भी चीजें प्राथमिक क्रिया से मिलती हैं, आपको जो भी चीजें प्राथमिक क्रिया से मिल रही हैं, उन वस्तुओं पे अगर आप मेहनत करो और उन वस्तुओं को आप नया रूप दे दो, क्या दे दो आप? नया रूप दे दो। जैसे चावल का नया रूप कुरकुरे, गेहूं का नया रूप ब्रेड, लोहे का नया रूप बर्तन, सब्जी का नया रूप पकी हुई सब्जी, बनी हुई सब्जी, भुजिया, ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो ये सब किस में आ जाएगा? ये सब आ जाएगा द्वितीयक क्रिया में। तो द्वितीयक क्रिया में हमें क्या करना होगा? सबसे पहली चीज तो ये समझ में आ गई कि द्वितीयक क्रिया में हम जो वस्तु बना रहे हैं, द्वितीयक क्रिया में हम ये सारे वस्तु बना रहे हैं, तो द्वितीयक क्रिया में हम जो भी वस्तु बना रहे हैं, उन वस्तुओं को बनाने में हमें प्राथमिक क्रिया के द्वारा जितने भी उत्पाद उत्पन्न किए गए हैं, बनाए गए हैं, उनकी आवश्यकता पड़ रही है। क्लियर है बात? तो मतलब प्राथमिक क्रिया के उत्पादों पर काम करके, मेहनत करके, श्रम करके, दिमाग लगा के, तकनीक का इस्तेमाल करके, कुछ भी करके अगर हम उसे नई वस्तु में बदल देते हैं, तो वो वाली क्रिया द्वितीयक क्रिया कहलाती है। ठीक। अब हम आपकी एनसीईआरटी पे चलते हैं, और अब हम एनसीईआरटी पे चल के आपकी द्वितीयक क्रियाओं का क्या देखते हैं? द्वितीयक क्रियाओं का हम डेफिनेशन देखने की कोशिश करते हैं। क्लियर है बात? तो द्वितीयक क्रिया क्या है? द्वितीयक क्रिया में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि द्वितीयक क्रिया, द्वितीयक गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। अब प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन का मतलब हो गया वो चीजें या वो उत्पाद जो प्राथमिक क्रियाओं से आई हैं। प्राथमिक क्रियाओं के द्वारा, प्राथमिक क्रियाओं से मिलने वाले वस्तुओं को, उत्पाद को ही हम क्या कहते हैं? हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। आप बोलोगे कि सर इतना घुमा के क्यों लिखा है भाई ने, मतलब अपने एनसीईआरटी वाले भाई ने, कि प्राकृतिक संसाधन क्यों लिख रहा है भाई?
ये प्राथमिक संसाधन ही क्यों नहीं लिख दिया इसे इसने? भाई मेरे हिसाब से तो वो प्राथमिक संसाधन भी लिख देगा तो गलत बात नहीं होगी, लेकिन प्राकृतिक संसाधन आप समझो ना, प्राकृतिक संसाधन मतलब जो आपको डायरेक्टली प्रकृति से मिल जाए। तो आप सब्जी उगाते हो, चावल उगाते हो, गेहूं उगाते हो, तो डायरेक्टली प्रकृति ही तो दे रही है आपको वो चीज़ें, लेकिन आपने उसी चावल का कुरकुरे बना दिया। प्रकृति क्या डायरेक्ट कुरकुरे देती है आपको? क्या ऐसा है कि 2 महीने खेत की सिंचाई करो, फसल की बुआई करो और 2 महीने बाद डायरेक्ट कुरकुरे निकलेंगे? नहीं, चावल ही निकलेंगे। तो जो चीज़ प्रकृति डायरेक्ट उत्पादन करके दे देगी उसे आप प्राथमिक उत्पादन कह लो, प्राथमिक उत्पाद कह लो, या फिर आप प्राकृतिक संसाधन कह लो, बात बराबर है। क्लियर है? यहाँ तक समझ रहे हो आप चीज़ों को? तो द्वितीयक गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कैसे सर? देखो ना, चावल बिकेगा 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए किलो। अब सोचो 1 किलो चावल में जितना कुरकुरे बन के तैयार होगा, वो कुरकुरे मुझे नहीं लगता कि कम से कम वो 500 रुपए का होगा। उतना कुरकुरे 1 किलो चावल की मदद से जितना कुरकुरे तैयार होगा, तो मतलब 50 रुपए किलो चावल बिकेगा। और 50 रुपए किलो वाले चावल से अगर हमने क्या बना दिया, 50 रुपए किलो वाले चावल से अगर हमने बना दिया कुरकुरे बना दिया, तो कुरकुरे कितने का बिकेगा? 500 रुपए का बिकेगा। तो क्या इसकी मूल्य बढ़ी या नहीं बढ़ी? तो हाँ, मूल्य बढ़ गई इसकी। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। आगे वो कहते हैं कि द्वितीय क्रियाओं के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है। इसके बाद आप समझोगे आगे द्वितीय क्रियाओं में हम सीधा जंप मारेंगे विनिर्माण पे। किस पे मारेंगे? विनिर्माण पे जंप मारेंगे। अच्छा, बहुत जल्द ऐसा होगा कि मैं आपको एनसीईआरटी से किताब डायरेक्टली से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट नोट्स भी दूंगा। मैंने नोट्स बनाया हुआ था ऑलरेडी, लेकिन आज पिछले काफ़ी समय से मैं वो लाइव के प्रयास में ही लगा हुआ था, तो इस वजह से वो थोड़ा फंसा रह गया, तो मैं ध्यान से उतर गया और मैंने ये शुरू कर दिया, तब याद आया मेरे को। तो कोई बात नहीं, अगले लेक्चर से आपको पावर पॉइंट के फॉर्म में भी मिल जाया करेगा। अगला है विनिर्माण। विनिर्माण को हम अंग्रेजी में बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कुछ बनाना, तैयार करना, विनिर्माण। अब विनिर्माण मतलब कुछ भी आप बनाओगे तो सबसे पहले तो आप हस्तकला मतलब हाथों के इस्तेमाल से बना सकते हो। तो जैसे एक कुम्हार है, वो घड़ा बनाता है, तो वो भी विनिर्माण में आएगा। एक मिस्त्री है या एक इंजीनियर है जो कि एक बिल्डिंग बना रहा है, बिल्डिंग समझते हो ना, इमारत, घर, मॉल, कुछ भी हो सकता है, वो हॉस्पिटल भी हो सकता है, पुलिस थाना भी हो सकता है, स्कूल भी हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुख्यमंत्री जी का घर हो सकता है, प्रधानमंत्री का घर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो भी जो बना रहा है तो वो भी किस में आएगा? विनिर्माण में आएगा। और अगर मैं हाथ का इस्तेमाल ना करके मशीनों की सहायता से अगर कुछ बना रहा हूं तो वो भी किस में आएगा? वो भी विनिर्माण में ही आएगा। तो विनिर्माण से आशय किसी भी वस्तु का उत्पादन है, मतलब किसी भी वस्तु का अगर आप उत्पादन करते हो तो वो क्या कहलाएगा? वो विनिर्माण कहलाएगा। पहली चीज तो क्लियर हो गई। अब विनिर्माण किस तरीके से हो सकता है? तो हस्तशिल्प। हस्तशिल्प का मतलब क्या है? हस्तशिल्प का मतलब है हाथ की मदद से, शिल्प कला, हस्तकला है ना, हाथ की मदद से अगर आप किसी वस्तु का निर्माण करते हो तो वो भी विनिर्माण में आएगा, मैंने बताया आपको। तो हस्तशिल्प कार्य से लेकर लोहे व इस्पात को गढ़ना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ने का क्या मतलब है यहाँ पे? इसका उदाहरण है, जैसे मान लो आपके पास, अगर आप घर में
लैपटॉप ही है, या लैपटॉप छोड़ो ना यार, आप सभी लोग फ़ोन का इस्तेमाल करते हो ना, फ़ोन। आप अपने फ़ोन में, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप वो वीडियो भी देख रहे हो। वीडियो किस पे देख रहे हो? आप फ़ोन की स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हो। तो फ़ोन में एक वस्तु है स्क्रीन। आपको अगर फ़ोटो खींचनी है अपनी तो आप कैमरे का इस्तेमाल करते हो, है ना। ये लिया और दबाया बटन और खच, फ़ोटो आ गई आपकी। तो फ़ोटो खींच लिया आपने। तो जब फ़ोटो खींचते हो तो किसका इस्तेमाल कर रहे हो? कैमरे का इस्तेमाल कर रहे हो। फ़ोन के अंदर बहुत सारे चिप लगे होते हैं, छोटे छोटे चिप्स होते हैं, खाने वाले चिप्स नहीं हो, वो कंप्यूटर के पार्ट्स को भी चिप्स बोलते हैं। इसके अलावा फ़ोन चार्ज जहाँ से होगा तो चार्जिंग पोर्ट लगा हुआ है। तो एक पूरा का पूरा फ़ोन छोटे 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 कई प्रकार की चीज़ों से मिल करके बना हुआ है। अगर आप उन चीज़ों को बना नहीं रहे हो, सिर्फ जोड़ रहे हो, मान लो मैं चार्जिंग पोर्ट खरीद के ले आया, स्क्रीन अलग से खरीद लिया, बॉडी, फ़ोन की बॉडी अलग से खरीद ली, कैमरा अलग से खरीदा, फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होगा उसमें वो अलग से खरीद लिया, बहुत सारी चीज़ें जो अंदर लगेंगी वो सब खरीद लिया, और फ़ोन को जोड़ के नट बोल्ट की मदद से प्रॉपर फ़ोन बना दिया मैंने। तो मैंने सिर्फ जोड़ा, सामान खरीदा और उसको जोड़ दिया और फ़ोन बना दिया। तो ये वाला काम भी विनिर्माण में आएगा। क्लियर बात? मतलब कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना एवं अंतरिक्ष यान निर्माण, समझ रहे हो ना, अंतरिक्ष यान जो अंतरिक्ष में उड़े, आसमान में उड़े, एरोप्लेन जो स्पेस में चला जाए, रॉकेट, वो सब, वो भी सब, ये सभी प्रकार के उत्पादों को हम किस में गिनते हैं? विनिर्माण में गिनते हैं। आगे वो कह रहे हैं विनिर्माण की सभी प्रक्रियाओं में कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं। मतलब जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे, विनिर्माण करोगे, मतलब कोई नई वस्तु को बनाओगे, तो चाहे आप कुछ भी बनाओ, चाहे आप कुरकुरे बना लो, चाहे आप कंप्यूटर बना लो, चाहे आप फ़ोन बना लो, चाहे आप आम की मदद से माज़ा बना लो, फ्रूटी बना लो, चाहे आप बल्ब बना लो, चाहे आप टेबल बना लो, चाहे आप कुर्सी बना लो, चाहे आप मकान बना लो, ये सब द्वितीयक क्रियाएं हैं, आ रही हैं, है ना। तो द्वितीयक क्रिया जैसे ही आप करोगे, मतलब विनिर्माण का काम आप जैसे ही करोगे, तो विनिर्माण का काम करते ही, विनिर्माण का काम करते ही क्या होने वाला है? विनिर्माण का काम करते ही आप कुछ कुछ ऐसी चीज़ें करोगे जो हर कोई करेगा। मतलब जो माज़ा बना रहा है वो भी वो वाला काम करेगा, जो कंप्यूटर बना रहा है वो भी वही वाला काम करेगा, जो 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 लाइट बना रहा है वो भी वो वाला काम करेगा, जो कपड़े बना रहा है वो भी वो वाला काम करेगा। ठीक है ना। क्या क्या काम करेगा? तो जैसे अगर कोई भी विनिर्माण करता है तो शक्ति का तो उपयोग करेगा। शक्ति का उपयोग का मतलब क्या है? शक्ति का उपयोग का मतलब ये वाली शक्ति की बात नहीं हो रही है, ये वाली शक्ति की बात नहीं हो रही है। शक्ति के उपयोग का मतलब है, शक्ति के उपयोग का मतलब है बिजली, बिजली, लाइट, है ना। शक्ति के उपयोग का मतलब बिजली है। तो कुछ भी बनाओगे भैया, बिजली तो लगेगी ना। आप सोच के देख लो, मान लो आपको आम की मदद से आपको बनाना है माज़ा, तो भैया आम को, मतलब समझ रहे हो ना, उसको पीसना तो पड़ेगा ना, लिक्विड, प्रॉपर लिक्विड में तो लाना पड़ेगा ना। आम के पल्प को पीस करके प्रॉपर, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको? तुरंत ज़रूरत पड़ेगी उसकी मिक्सी की, और छोटी मोटी मिक्सी नहीं जिसका इस्तेमाल हम घरों में करते हैं, बड़ी बड़ी मिक्सियाँ होती हैं। मकान बनता है तो बिजली का इस्तेमाल नहीं है। सोच के देखो कितना ज़रूरत पड़ता है आपको। आप बोलोगे सर कहाँ ज़रूरत पड़ता है? मैं बताता हूँ सर। दीवार बनाई, लेबर ने एक साइड की दीवार खड़ी कर दी और बोल के गया भैया आप 2 दिन बाद आऊँगा, 2 दिन तक इस दीवार में पानी डालते रहना। अब भैया पूरी दीवार में पानी डालने में एक एक बाल्टी पानी उठा उठा के थोड़े ना डालोगे, पाइप से डालोगे, मोटर का इस्तेमाल, मोटर की ज़रूरत पड़ेगी। बात समझ नहीं आ रही है? ड्रिल करते हैं मकान में, बिजली की बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप समझ सकते हो मोटा मोटी बात, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ वरना अननेसेसरी लेक्चर लंबा होगा। मेरे को जल्दी जल्दी आप लोगों का सिलेबस निपटाना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को वादा किया हुआ है कि मैं आपका सिलेबस निपटाऊंगा, और वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, है ना।
ठीक है, तो जैसे शक्ति का उपयोग, एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन, एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जब आप विनिर्माण, जैसे यहां देखो बगल में एक इमेज दिया हुआ है, दिख रहा है ना, अभी बहुत बड़ी सी फैक्ट्री है, अब इस फैक्ट्री में कुछ तो बन रहा होगा। मान लो इस फैक्ट्री में खिलौना बन रहा है। क्या बनता है? खिलौना। मान लो, जस्ट मैंने मानने के लिए बोला, खिलौना बनता है। तो अब जब आप इस फैक्ट्री के अंदर गोदाम में जाओगे तो आप देखोगे लाइन से एक ही प्रकार के खिलौने रखे हुए हैं, एक ही प्रकार के खिलौने। अब जैसे ये पेंसिल है, एप्पल पेंसिल है ये। अब जब आप एप्पल के गोदाम में जाओगे जहाँ प्रॉपर मतलब इस चीज़ का विनिर्माण होता है, इस चीज़ को बनाया जाता है, तो आप देखोगे कि लाइन से कम 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 एप्पल पेंसिल रखे हुए हैं। आईपैड है तो लाइन से आईपैड ही रखा हुआ है। कोई रियलमी की कंपनी के गोदाम में चले जाओ तो रियलमी के फ़ोन लाइन से आपको रखे हुए दिख जाएंगे। तो विनिर्माण में क्या होता है? विनिर्माण में क्या लिखा है यहाँ पे? विनिर्माण में एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन होता है एवं कारखानों में विशिष्ट श्रमिक, कारखानों में विशिष्ट श्रमिक जो मानक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पे एक शब्द आ गया मानक वस्तु और एक शब्द आ गया विशिष्ट श्रमिक। विशिष्ट श्रमिक किसको बोलते हैं? अब जैसे देखो, विशिष्ट श्रमिक का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी एक प्रकार के काम में या किसी दो प्रकार के काम में दक्षता रखता हो। क्या रखता हो? दक्षता, दक्षता रखता हो। दक्षता का क्या मतलब है? दक्षता का मतलब है वो उस काम में एक्सपर्ट हो, वो उस काम को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर सकता है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? कहने का मतलब ये है कि वो अगर आलू ही काटने बैठता तो निपटा दिया। मतलब अगर वो बात भी कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, कोई आ गया उसकी दुकान पे, वो बात कर रहा है और फिर भी वो आलू काट रहा है और उसका हाथ रुक नहीं रहा है। यहाँ पे अगर मैं काटने के लिए बैठूँ तो क्या हो जाएगा? मैं काटने के लिए बैठूंगा तो मैं आलू काट रहा हूँ, तो तक कोई आ गया, और मनोज भाई कैसे हो? हाँ हाँ भाई बढ़िया बढ़िया। अब आलू और जो चाकू है वो मेरे हाथ से छूट जाएगा, मैं टेबल पे रख दूंगा। बात समझ में आई आपको यहाँ तक? अब होता क्या है, लेकिन जो विशिष्ट व्यक्ति होगा वो अपने काम में विशिष्टता रखता है, वो अपने काम में एक्सपर्ट है, वो अपने काम में इतना निपुण है, वो अपने काम में इतना ज़्यादा एक्सपर्ट है कि वो उस काम को फटाफट कर देगा। मतलब वो आलू काट रहा है, काट 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 काट, लेकिन वो आपसे बात भी कर रहा है। हाँ भाई, तो उसकी लड़की की शादी हो गई क्या? अच्छा 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 अच्छा, बढ़िया यार, सुना मैंने, बहुत बढ़िया शादी की, और हाथ भी चल रहा है, आलू काटे जा रहा है, काटे जा रहा है, काटे जा रहा है। ये सिर्फ आलू पे लागू नहीं होता है, किसी और काम पे भी। कई लोग दीवार ही बना रहे हैं तो ईंट रखने में ऊपर नीचे, और कुछ इतने एक्सपर्ट होते हैं कि दाएं बाएं देख रहे हैं। हाँ और भैया बढ़िया सब, हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया। उधर से एक हाथ से ईंट आप दूसरे लेवर से ले भी रहे हैं और उस ईंट को सही जगह पे रख भी रहे हैं। वो 5 मिनट बाद भी देखेगा तो बोलेगा भाई साहब सारी ईंटें एक जैसी लगा दी, बढ़िया लगाई, सारी ईंटें, काम खराब नहीं किया है। तो उस प्रकार के जो श्रमिक होते हैं, उस प्रकार के जो कार्य करने वाले लोग होते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उन्हें हम विशिष्ट श्रमिक कहते हैं, एक्सपर्ट वर्कर कहेंगे। जैसे अगर आप स्कूल में पढ़ते हो या अगर आप कॉलेज में पढ़ते हो तो आप देखोगे एक विषय को पढ़ाने के लिए स्कूल में एक शिक्षक अलग से रखा जाता है। जैसे ज्योग्राफी का अलग से शिक्षक होगा, वो ज्योग्राफी में विशिष्टता रखते हैं। हिंदी का शिक्षक अलग से होंगे, वो हिंदी ही पढ़ाएंगे, सिर्फ हिंदी वाले शिक्षक आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है ना? मैं किस चीज़ का शिक्षक हूं मुझे नहीं मालूम कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं और क्या नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन बात यह है यहाँ तक। ठीक है, चलिए इसके बाद की बात करते हैं हम आपसे। आगे कह रहे हैं कि विनिर्माण आधुनिक शक्ति के साधन एवं मशीनरी के द्वारा पुराने साधनों द्वारा किया जाता है। मतलब विनिर्माण का अगर आप काम कर रहे हो, मतलब कोई नई वस्तु अगर आप बना रहे हो, तो इसके लिए आप या तो मशीन का इस्तेमाल करोगे बनाने के लिए, मशीन की सहायता से बना सकते हो, या जो पुराने साधन हैं, जो पुराना तरीका है, उसकी मदद से बनाओगे। जैसे आज के, जब मशीनें नहीं थी तब भी कपड़े बनते थे,
आज मशीनें हैं तो आज मशीनों की सहायता से कपड़े बनते हैं। जब मशीनें नहीं थी तब हाथों के सहायता से कपड़ों का विनिर्माण होता था। आज मशीनें हैं तो आज मशीनों की सहायता से कपड़ों का विनिर्माण होता है। लेकिन क्या आज की तारीख में सिर्फ मशीनों से ही कपड़े बनाए जाते हैं, यानी कि कपड़ों का विनिर्माण होता है, या मशीनों के साथ साथ हाथ वाला काम भी चल ही रहा है? सर बिल्कुल चल रहा है। तो विनिर्माण में आप मशीनों का भी इस्तेमाल कर सकते हो और या आप पुराने साधनों के द्वारा भी इस्तेमाल कर सकते हो। कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, तृतीय विश्व के अधिकांश देशों में विनिर्माण को अब भी शाब्दिक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। क्या लिखा है? तृतीय विश्व। अब ये तृतीय विश्व का क्या मतलब है सर? तृतीय विश्व का क्या मतलब है? समझिए आप कि तृतीय विश्व का क्या मतलब है। ठीक है, यहां देखिए, तृतीय विश्व को हम अंग्रेजी में कहेंगे, तृतीय विश्व को हम अंग्रेजी में कहेंगे थर्ड वर्ल्ड। क्या कहेंगे? थर्ड वर्ल्ड। तृतीय विश्व, ठीक है, थर्ड वर्ल्ड। इसे आप ग्लोबल साउथ भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? ग्लोबल साउथ। और इसे आप कह सकते हो डेवलपिंग नेशंस भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? डेवलपिंग नेशंस। ग्लोबल साउथ को हिंदी में भी ग्लोबल साउथ ही बोला जाएगा, तृतीय विश्व को अंग्रेजी में थर्ड वर्ल्ड बोल देंगे, और डेवलपिंग नेशंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे विकासशील देश। मतलब वैसे देश जो अभी भी विकास में लगे हुए हैं, उन्हें ही हम बोलेंगे विकासशील देश। क्लियर है बात? तो अब क्या होता है, जो थर्ड वर्ल्ड है, थर्ड वर्ल्ड यानी कि तृतीय विश्व किसे कहा गया है? तो भैया देखो, जब 1990 के आसपास शीत युद्ध का दौर चल रहा था। कौन से युद्ध का? शीत युद्ध का। शीत युद्ध वो दौर था जहां पे पूरे विश्व दो धड़े में बट गए थे, दो भाग में बट गए थे। एक भाग का लीडर बन गया था रशिया, आज का रशिया, उस जमाने का यूएसएसआर, और एक था यूएसए। एक था क्या? यूएसए। यूएसए बोले तो अमेरिका। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब क्या होता है कि जो रशिया है और जो यूएसए है, ये दोनों देश आपस में लड़ रहे थे। लड़ रहे का मतलब प्रॉपर आमने सामने आकर के मिलिट्री ला करके लड़ाई नहीं कर रहे थे। कोल्ड वॉर, शीत युद्ध है, समझ रहे हो ना? मतलब गर्मा गर्मी वाला माहौल है पूरा, कभी भी लड़ाई हो सकती है। उस दौर में अमेरिका के बहुत सारे देश पिछल्लू हुए। पिछल्लू का मतलब अमेरिका के साथ खड़े हो गए। बहुत सारे दुनिया में ऐसे देश थे जो यूएसएसआर, सोवियत संघ या रशिया के साथ खड़े हो गए। लेकिन वो दौर था जिस दौर में भी बहुत सारे ऐसे देश थे जो ना तो अमेरिका के साथ खड़े हुए ना रशिया के साथ खड़े हुए। उन्होंने बोला भैया हम न तुम्हारे साथ हैं ना तुम्हारे साथ है, भैया हमको अलग कर दो। तो इनको, जो अमेरिका और उसके साथ थे, उन्हें बोला गया प्रथम विश्व, मतलब प्रथम विश्व। जो रशिया और यूएसएसआर के साथ थे उन्हें बोला गया द्वितीय विश्व, और जो किसी के भी साथ नहीं थे उन्हें बोला गया तृतीय विश्व। बात समझ में आ गई? तो उन्हीं देशों को तृतीय विश्व बोलते हैं। तो सर उन्हें डेवलपिंग नेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उस जमाने में जिन भी देशों ने यह निर्णय लिया था कि हम ना रशिया के साथ हैं ना यूएसए के साथ हैं, उन देशों में से अधिकांश देश आज भी विकासशील ही हैं, मतलब विकास के रास्ते पे चल रहे हैं और धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं। इन्हीं देशों में से एक देश अपना भारत भी है, मेरा भारत भी है, तुम्हारा भारत भी है। ठीक है? अच्छा, अब क्या कहता है वो? अब पढ़िए, अब आपको समझ में आ जाएगा। वो कहता है कि
तृतीय विश्व के अधिकांश देशों में, समझ में आ रही बात ना, विनिर्माण को अब भी शाब्दिक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। शाब्दिक अर्थों का मतलब क्या है? शाब्दिक अर्थों का मतलब है पुरानी टेक्निक, पुराने तरीकों से थोड़ा बहुत नयापन भी आया है, नई नई मशीनों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ मशीन इस्तेमाल करने से थोड़े ना हो जाता है। आज भारत में बहुत सारी मशीनें हैं, लेकिन क्या ऐसी कोई फैक्ट्री आप जानते हैं जहां पूरी फैक्ट्री में डेली के 50,000 पीस कोई भी प्रोडक्ट के बनाए जाते हैं और बमुश्किल उस पूरी फैक्ट्री में 2-3 लोग ही काम करते हैं? ऐसी कोई फैक्ट्री का उदाहरण आप जानते हैं? मेरी समझ में तो मैं नहीं जानता हूं भारत में, लेकिन अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में, इस टाइप के जो नेशंस हैं इनमें बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जिसमें डेली के बल्क में प्रोडक्शन होते हैं और लेबर भी काम करते हैं बमुश्किल 2, 3, 4 का 5, और उतने में ही 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार यूनिट निकालते हैं एक दिन के, घंटों में निकाल देते हैं जनाब। तो शाब्दिक अर्थ में विनिर्माण के प्रयोग का मतलब है कि विनिर्माण हो रहा है, हस्तकला से भी हो रहा है, मशीनों की सहायता से भी हो रहा है। लेकिन जितना एडवांस प्रथम विश्व के देश और द्वितीय विश्व के देश हुए, उतना एडवांस तृतीय विश्व के देश नहीं हुए हैं। यही मतलब है इसका। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। इन देशों में सभी विनिर्माताओं को संपूर्ण रूप से चित्रण करना कठिन है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये उतना ज्यादा मतलब की चीज नहीं है। अगला है आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं। मतलब आज के डेट में, आज की तारीख में जो विनिर्माण होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहला है, तो जब आज के आधुनिक विनिर्माण जब होता है, मतलब आधुनिक विनिर्माण का मतलब, जब भी मैं बोलूंगा आधुनिक विनिर्माण, तो आधुनिक विनिर्माण का मतलब होता है बहुत बल्क में, बहुत ज्यादा संख्या में उत्पादन हो रहा है। मतलब 1, 2, 3, 4 पीस नहीं बना रहे हैं, 1 घंटे में 1-1 हज़ार पीस बना के निकाल दे रहे हैं। तो वो हो गया आधुनिक विनिर्माण। तो आधुनिक विनिर्माण की कुछ विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं का मैं इस वाले वीडियो में सिर्फ नाम पढ़ रहा हूं, अगली क्लास में हम इसको भी डिटेल में कवर करेंगे। ये चैप्टर पूरी कोशिश रहेगी कि 3 लेक्चर में आपको निपटा दिया जाए, ठीक है। तो पहला है उसमें कौशल का विशिष्टीकरण या उत्पादन की विधियां। तो ये हेडिंग हो गया। इस हेडिंग में पहला पॉइंट ये है। आगे बढ़ोगे तो दूसरा है आपका यंत्रीकरण, तीसरा है आपका प्रौद्योगिकी नवाचार, चौथा है आपका संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण, पांचवा है अनियमित भौगोलिक वितरण, छठा है आपका बाजार तक अभिगम्यता, सातवां है आपका कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता, आठवां है श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता, नौवां है बच्चों शक्ति की साधनों तक अभिगम्यता, 10वां है परिवहन एवं संचार की सुविधाओं तक अभिगम्यता, 11वां है सरकारी नीति, 12वां है समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता या उद्योगों के मध्य संबंध, और इसके बाद है आपके पास में विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। ये अलग टॉपिक है। तो यहां तक है। अगले वीडियो में हम ये 12 के 12 पॉइंट निपटाने वाले हैं। ये एक फर्स्ट वीडियो है आप लोगों के लिए। इस मीडियम में पढ़ाई करना हमारे लिए पहली बार होगा मेरे ख्याल से, ज्योग्राफी को के लिए, कक्षा 12वीं के लिए। तो 12 के 12 पॉइंट्स मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों से। फीडबैक अवश्य दीजिएगा, कैसा लग रहा है। हाँ, छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे थोड़ा ब्लर है। ब्लर का मतलब वो जो मेरा वाला पोर्शन है, मैं थोड़ा और बड़ा हो सकता हूँ स्क्रीन पे, आपको और थोड़ा बड़ा होकर के दिखाई दूँ, कर सकते हो, उसको मैं कर दूंगा। सर थोड़ा और क्लियर हो सकता है क्या? कोशिश कर रहे हैं, कर देंगे। तो धीरे धीरे 1-आधा हफ्ते में वो चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। सर लाइव भी चला दीजिए ना। बिल्कुल लाइव चलाएंगे, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा समय आप लीजिए, थोड़ा समय मुझे दीजिए। कुछ कुछ टेक्निकलिटीज़ होती हैं लाइव में थोड़ा, क्योंकि रोज़ रोज़ सेटअप करने नहीं बैठूंगा ना। एक बार सेटअप कर दिया तो फिर कर दिया, वो साल भर उसी सेटअप में काम चल रहा है। बात समझ आ रही है ना। दूसरा, मैंने यहाँ पे जहाँ पे मैं अभी हूँ, यहाँ पे मैंने एक नया सेटअप ही तैयार किया पूरा का पूरा। तो कुछ कुछ छोटी छोटी समस्याएं आ जाती हैं, आप समझ सकते हैं। हालांकि मेरा पूरा प्रयास है कि आप पढ़ें, आप पढ़ते रहें, आप पढ़ते ही रहें, अच्छा पढ़ें,
नाम रोशन करें। और आगे 12 पॉइंट तक अगले वीडियो में कवर करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो बिना पंखे के, बिना एसी के, गर्मी में बैठ करके पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया आपके लिए, पसीना है पूरे शरीर पे। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर ठोक देना वीडियो पे। सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, दबाइएगा। मैं बार बार रिक्वेस्ट नहीं करूँगा इन चीज़ों के लिए, क्योंकि पसंद आता है तो लोग खुद ही करते हैं, है ना। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, नमस्कार।